नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बाबा, और हम बाबा के साथ तो बहुत कम आते हैं, लेकिन आज आने का मौका मिला है। तो आज हम बात करेंगे राजनीतिक रणनीति की, राजनीतिक समीकरण की। ऐसे तो बाबा आपको रोज बताते रहते हैं रातों रात में क्या राजनीतिक समीकरण चल रही है, क्या राजनीतिक उठापटक चल रही है, किसको झटका लगा, किसको फायदा हुआ। तो आज हम बात करेंगे शाहबाद के 7 सीट पे घमासान छिड़ गया है, उन सब सारे मुद्दों को लेकर के, और क्या क्या होने वाला है उन 7 सीटों पे आज हम बाबा से बात करेंगे। तो चलिए बाबा से बात करते हैं। बताइए बाबा। विशाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और क्षेत्रों से जा करके आप वहाँ से सर्वे कर रहे हैं, इनपुट निकाल करके ला रहे हैं, जिसके आधार पर भारत लाइव खबरों को दिखा रहा है। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके संपादक नमन मिश्रा जी की उस सोच को, जिसके कारण अब तक जितनी भी खबरें हमने दिखाई है, जितना भी विश्लेषण हमने किया है, उन विश्लेषणों को आप भारत लाइव के दर्शकों ने और बिहार की जनता ने बहुत पसंद किया है। और बहुत सारे ऐसे विश्लेषण हैं जो मील के पत्थर बन गए हैं। हमने विश्लेषण आज किया और 4 दिन या 5 दिन के बाद से वो मेन स्ट्रीम में आया और उन खबरों पे मुहर लगी है। आज हम जैसा कि विशाल ने बताया कि हम आज शाहबाद की उन 7 सीटों पर चर्चा करेंगे जिस पर चुनाव होने हैं। और ये 7 सीटें बड़ा ही दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए है कि 2015 में इन सीटों ने जो बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था महागठबंधन का, उसमें बड़ा योगदान किया था। इसमें से मात्र 1 सीट जो है वो माले को गई थी, बाकी जो है सभी सीटें कहीं ना कहीं महागठबंधन गई थी और एनडीए का पत्ता साफ कर दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात था कि इसमें से 7 सीटों में से 5 सीटें आरजेडी के पास थी और 1 सीट पर जेडीयू, जो कि रिजर्व सीट था, उस पर अपना कब्जा जमाई थी। इन सब के बाद अब 2020 के चुनाव में स्थितियां कुछ अलग हो गई हैं। इन 7 सीटों की अगर समीक्षा करने हम बैठते हैं और रातों रात में यदि आपको बताएं कि किसका टिकट कटेगा और क्या स्थिति होगी, क्या घमासान छिड़ा हुआ है, तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे। जो इनपुट हमें जनता से मिली है और जो विशाल और इनकी टीम, संपादक नमन मिश्रा जी की टीम सर्वे करके आई है, उस सर्वे के हिसाब से हम आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। हालांकि इसके बाद हम एक बार फिर से फाइनल सर्वे भी लेकर के आएंगे। ये हमारा दूसरा राउंड है जो हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के सर्वे कर रहे हैं जी। ये जब तीसरा सर्वे हमारा आएगा तो वो चुनाव के नॉमिनेशन के ठीक पहले आएगा और तब हम बताएंगे कि फाइनल क्या कुछ होने जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैदान पर बड़हरा सीट से। बड़हरा में अभी आरजेडी का कब्जा है और यहाँ से सरोज यादव विधायक हैं। सरोज यादव कई बार विवादों में रहे हैं, कई तरह की उनकी बातें हुई हैं और उन्होंने बीजेपी की आशा देवी को हराया था। अब सरोज यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि आरजेडी के ही उम्मीदवार रणविजय सिंह, जो कि एमएलसी भी हैं और जदयू ज्वाइन कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 5 एमएलसी जो ज्वाइन किए थे आरजेडी से जदयू में, उसमें ये भी एक थे, रणविजय सिंह भी थे। रणविजय सिंह पूरी ताकत से वहां लगे हुए हैं और जदयू के उम्मीदवार के रूप में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है। लेकिन एक बहुत पुराने और मजे हुए विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह बीजेपी के से टिकट लेने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, जो कि आरजेडी से कभी विधायक हुआ करते थे। तो बड़हरा की स्थिति यह है कि बड़हरा में सरोज यादव पर ग्रहण लगा हुआ है और कई ऐसे नाम हैं जो बड़हरा में सामने आ रहे हैं जो सरोज यादव को हटाएंगे। पार्टी भी उनसे नाराज चल रही है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अंतिम समय में विकल्प की कमी के कारण आरजेडी एक बार फिर से सरोज यादव पर भरोसा कर ले जी। सरोज यादव से हमारी बातचीत हुई थी तो इस बीच में उनकी मां की तबीयत खराब थी और उसी को लेकर के वो परेशान चल रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अब कहां से लड़ेंगे, आरजेडी उन्हें सिंबल देती है कि नहीं देती है, ये एक बड़ा प्रश्न है। एक और क्षेत्र है संदेश। ये भी काफ़ी चर्चित क्षेत्र रहा है और यहाँ से आरजेडी के ही अरुण यादव चुनाव जीते थे 2015 में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संजय टाइगर को हराया था और संजय टाइगर इससे पहले वहाँ विधायक हुआ करते थे। आपको बता दें कि संजय टाइगर भी इस बार अपना क्षेत्र बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि संदेश में बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर के संजय टाइगर पर दबाव बना हुआ है। संजय टाइगर प्रवक्ता भी हैं। हमारी बात जब संजय टाइगर से हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो कहे कि बाबा हम क्षेत्र बदलब, हम ओजे से चुनाव लड़ब, आपके लिए मजबूती से लड़ब।
भोजपुरिया क्षेत्र है, शाहाबादी लोग हैं और यहाँ भोजपुरी जो दुनिया के सबसे मीठी भाषा कही जाती है वो बोली जाती है। रुआ लोग देख होगा कि खुटा ठोक के हम भोजपुरी में करी ले और हमारा तो हैजा हियरा के बहुत करीब बा। ऐसे जब विवेचना और सर्वेक्षण के बात हम करे लगिले, जब हम विश्लेषण करीले भोजपुरिया क्षेत्र के, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम इमोशनल हो जाएंगे। इसके साथ राजू यादव जो माले के हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अपनी बातें कर रहे हैं, और विजेंद्र यादव जो कि अरुण यादव के संबंधी हैं, उनके परिजन हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, वो भी अब ज्वाइन कर चुके हैं जेडीयू। आप लोग को याद होगा कि जेडीयू में जो आरजेडी के बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे थे, उसमें एक नाम विजेंद्र यादव का भी था। ये भी ताल ठोक रहे हैं। तो बीजेपी को लेकर के, और खास करके संजय टाइगर की बात करें तो संजय टाइगर पर कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं इस सीट पर, और संदेश सीट पर बीजेपी के पूर्व एमएलए संजय टाइगर जो हैं उन पर एक और दबाव बढ़ रहा है कि महिला मोर्चा की भी एक नेत्री हैं, वो भी इस पर जो प्रवक्ता भी रही हैं श्वेता सिंह भी इस पर अपना ताल ठोक रही हैं। और देखने वाली बात होगी कि संदेश आखिर किस करवट बैठता है और संदेश के लोग क्या किसे जिताते हैं। पिछली बार तो उन्होंने आरजेडी पे भरोसा किया था, इस बार क्या स्थितियां होती हैं और कितना ज़्यादा, चूँकि अरुण यादव के लिए को लेकर के भी बहुत सारी बातें संशय में हैं। एक और क्षेत्र है तरारी पर हमने कई बार आपको विश्लेषण भी बताया था। अगर तरारी की बात करें तो तरारी में माले का कब्जा है। जो एक सीट हमने बताया था 7 में से, वो एक सीट माले के पास है, और सुदामा प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते हैं। एलजेपी की गीता पांडे जो कि सुनील पांडे की पत्नी हैं, उन्हें हराया था। इस बार सुनील पांडे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। जदयू से वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है। लगातार उनकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक नाम जो है मनोज उपाध्याय का, जो कि समाज सेवी भी हैं और जदयू में पदाधिकारी भी हैं, उनके नाम की भी चर्चा ज़बरदस्त चल रही है। अब देखना होगा कि सुनील पांडे और मनोज उपाध्याय के बीच में क्या कुछ होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो सुदामा प्रसाद भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक क्षेत्र और है अगियाव में जेडीयू के प्रभुनाथ राम जो कि रिजर्व सीट है, इस पर उनका कब्जा है। और एकमात्र सीट जो हमने आपको बताया था कि जदयू की 2015 में कब्जा हुई थी 7 सीटों में से, वो एक सीट ये है अगियाव, और यहाँ प्रभुनाथ राम का कब्जा है। यहाँ पर कई लोगों की दावेदारी है। यहाँ पर शिवेश कुमार की दावेदारी और उम्मीदवारी है, जो कि पिछली बार हार गए थे। इससे पहले पूर्व विधायक भी रह चुके हैं वो, और अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनोज मंजिल जो कि सीपीआई माले के हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिवेश कुमार बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, और देखने वाली बात होगी कि इस रिजर्व सीट पर इस बार कैसा कांटे का टक्कर होता है। बहुत जल्दी आपको हम जो यहाँ अलग अलग दलों के उम्मीदवार होंगे उनका भी नाम बताएंगे। जगदीशपुर की बात हम करते हैं। जगदीशपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है जो शाहाबाद के अंदर में आता है, और इस सीट पर भी लड़ाई जबरदस्त है। यहाँ पर राम विशुन सिंह आरजेडी के जीते थे, और पिछली बार उन्होंने आरएलएसपी के संजय मेहता को हराया था। यहाँ पर निर्दलीय के रूप में आपने देखा होगा कि कई लोग उम्मीदवारी अपनी दे रहे हैं। एक डॉक्टर अनिल सिंह हैं जो कि आरा में ही उनका राजेंद्र हॉस्पिटल है, वो काफ़ी सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। सामाजिक कार्यों में उनका बहुत सारा योगदान रहता है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो लगातार अपनी सहभागिता देते रहे हैं। वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी से किया था, लेकिन शायद वो संभव नहीं हो पाया। अब इस बार की लड़ाई जो है आरएलएसपी से तो नहीं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के साथ आरजेडी की होगी, और वर्तमान विधायक का सीट जो है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। यहाँ से आरजेजेपी भी और जाप भी तैयारी कर रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, और आप जनता जनार्दन जगदीशपुर में किसे एक बार फिर से जीत का सेहरा पहनाते हैं। एक क्षेत्र है शाहपुर। ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। शाहपुर में अभी आरजेडी का कब्जा है। शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, जिनको बुला करके अंतिम समय में लालू प्रसाद ने 2015 में राहुल तिवारी को टिकट दिया था, और उनकी जीत भी दर्ज हुई थी। आपको पता है पूरी कहानी। बीजेपी से यहाँ विश्वेश्वर ओझा जो दिवंगत हो गए हैं, विश्वेश्वर ओझा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। विश्वेश्वर ओझा की चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद परिणाम आने के उनकी हत्या हो गई थी, जिसको लेकर के क्षेत्र में काफ़ी कुछ गहमा गहमी है। और इस बार उनकी पत्नी
को टिकट देने की तैयारी चल रही है। शोभा ओझा नाम है उनका। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन अभी ये बातें क्लियर नहीं है। लेकिन उनकी उम्मीदवारी बहुत मजबूत है। यही नहीं, उस परिवार में एक और दावेदारी है, उनकी भी चर्चा जबरदस्त चल रही है। पूर्व विधायक रही हैं मुन्नी देवी। मुन्नी देवी उसी परिवार के सदस्य हैं जो विश्वेश्वर ओझा, स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के छोटे भाई की पत्नी हैं। वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता भी है कई बार। अब स्थिति यह है कि इसके साथ ही एक नाम और तेजी से आ रहा है, और वो नाम है राजेंद्र तिवारी का, जो बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं। उनका भी नाम राजेंद्र तिवारी का आ रहा है। लेकिन शोभा ओझा की दावेदारी मजबूत है। राकेश ओझा जो उनके विश्वेश्वर ओझा के सुपुत्र हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसके साथ आरजेजेपी से भी यहाँ पर उम्मीदवारी, आरएलएसपी की भी उम्मीदवारी है, और बीएसपी की तो उम्मीदवारी यहाँ से रहेगी। बीएसपी से कहा जा रहा है कि यहाँ ददन पहलवान के सुपुत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ददन पहलवान को तो आप जानते होंगे, डुमराव जो कि बक्सर क्षेत्र में है, वहाँ के विधायक हैं, कई बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसी बातें हमारे तक आई हैं। लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और बीजेपी में होगी, और राकेश विश्वेश्वर ओझा की मां और स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा की पत्नी शोभा ओझा को बीजेपी टिकट दे सकती है। साथ ही आपको पता ही है कि मंटू तिवारी ऑलरेडी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उनसे नाराजगी भी लोगों की चल रही है। अब देखना होगा कि ये कितना ज़्यादा सक्षम होता है। जाप से भी कई उम्मीदवार लाइन में हैं, कई नामों को सामने रखा गया है। एक क्षेत्र जो बच जा रहा है वो आरा का है। आरा में आपको पता है कि ये 5वां ऐसा क्षेत्र है जहां कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ से इस सीट पर 2015 में कब्जा किया गया था, और यही वो सीट है जिस पर एक बार फिर से कई दलों का दावेदारी है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी यहाँ दावेदारी कर रही है, यहाँ से बीजेपी की दावेदारी है, और बीजेपी लगातार यहाँ से अपनी दावेदारी को दिखाना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने आपको बताया था कि संदेश से संजय टाइगर जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उन्हें आरा शिफ्ट करने की बात हो रही है। भीतर खाने में उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। देखना होगा कि संजय टाइगर को यहाँ से टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आरजेडी से सीधी टक्कर के लिए, यानी कि अल्पसंख्यक से टक्कर लेने के लिए हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के अल्पसंख्यक ही अपना ताव ठोक रहे हैं। और आपको बता दें कि दानिश रिजवान, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो यहाँ से अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि जो भी विश्लेषण हमने आपको दिया वो पूरी तरह से ज़मीनी विश्लेषण था, और इस विश्लेषण के बाद अब आने वाले बहुत जल्दी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हर दल अपने अपने उम्मीदवार को सिंबल दे करके अपने क्षेत्र में कब भेजती है। आज का विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जैसा कि आपने देखा कि बाबा लगातार बोलते जा रहे थे, जैसे लग रहा था कि मानो बाबा वहां जा करके सारा समीकरण को समझा हो, सारा विश्लेषण को समझा हो, ताकि मैं भी सोच रहा था कि बाबा को इतना नॉलेज, इतना कि मतलब वो विश्लेषण जो कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे, बता रहे थे हर 7 सीटों को लेकर के, किसमें टक्कर है, किसमें क्या टक्कर होने वाली है, कौन से सीटों पर इसकी दावेदारी होगी, कौन सी सीटों पे लेकर के इसको दावे दे। तो मुझे एक आश्चर्यचकित हुआ कि बाबा, मैं सोच रहा था कि बीच में बाबा को टोकूं, फिर मुझे एक अच्छा लग रहा था कि सुनने में कि हाँ इतनी राजनीतिक समीकरण विश्लेषण सुनने में अच्छा। तो दर्शकों को तो और मजा आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि दर्शकों को तो और मजा आ रहा होगा। मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया था, मतलब विश्लेषण मैं सुन करके बाबा का, मैं तो ऐसा अक्सर फैन हो जाता हूँ बाबा का। मैं बहुत कुछ मुझे बाबा से सीखने को मिलता है। एक पत्रकारिता के छात्र होने के नाते बाबा ऐसे अगर गुरु मिले तो एक पत्रकारिता के छात्र को क्या चाहिए। तो अगर आपको ये हमारा शो रातों रात अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, बाबा को कमेंट करके बताएं कि कैसा शो लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी शो को फैलाएं, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ अब अलविदा कहते हैं रातों रात में, फिर मिलेंगे अगले दिन रातों रात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।